वो कमरे में है। क्या नाम उन्हें बताया जाए? लड़की ने रिसीवर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा। मास्टर जमीका। इमरान ने कहा तो लड़की के चेहरे पर हैरत के तासुरात उभर आए, क्योंकि इमरान इस वक्त अपनी असल शक्ल में था, इसलिए जाहिर है वो पाकिस्तानी था और पाकिस्तानियों के ऐसे नाम ना होते थे। ये मेरा निकनेम है, इमरान ने कहा तो लड़की ने अज़बात में सर हिलाते हुए नंबर प्रेस कर दिए। दूसरी तरफ घंटी बजने की आवाज़ सुनाई देती रही, लेकिन किसी ने रिसीवर ना उठाया। हैरत है, कोई कॉल अटेंड ही नहीं कर रहा, चाबी भी कीबोर्ड पर नहीं है। लड़की ने हैरत भरे लहजे में कहा। वो सोने का बेहद शौकीन है, इसलिए हो सकता है कि वो सो रहा हो। हमको जाकर देख लेते हैं। थैंक यू, इमरान ने कहा और लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। टाइगर जो अब तक खामोश खड़ा था, उसी तरह खामोशी से इमरान के पीछे लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। कमरे का नंबर बता रहा था कि कमरा दूसरी मंजिल पर है, क्योंकि होटलों के रिवाज के मुताबिक 200 का मतलब दूसरी मंजिल, 300 का मतलब तीसरी मंजिल था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर जब इमरान और टाइगर कमरा नंबर 212 के सामने पहुंचे तो दरवाजा बंद था। दीवार पर हैरी के नाम की चिट मौजूद थी। इमरान ने कॉल बेल का बटन प्रेस कर दिया। काफी देर तक प्रेस किए रखा, लेकिन कोई रिस्पॉन्स ना मिला, तो उसने जेब से एक मुड़ी हुई तार निकाली और उसे लॉक में डालकर उसने दाएं बाएं घुमाना शुरू कर दिया। चंद लम्हों बाद कटक की आवाज के साथ ही लॉक खुल गया, तो इमरान ने तार बाहर निकाली और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। कमरा खाली है, इमरान ने अंदर दाखिल होते हुए कहा। वो चाबी भी साथ ले गया होगा, इमरान के पीछे अंदर दाखिल होते हुए टाइगर ने कहा, और उसके साथ ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। कमरा वाकई खाली था। इमरान ने कमरे की तलाशी लेना शुरू कर दी, लेकिन वहां कोई चीज भी नहीं थी। अलमारी खाली पड़ी थी। टाइगर एक तरफ पड़ी हुई रद्दी की टोकरी की तरफ बढ़ गया, लेकिन टोकरी भी बाज औरत की गोद की तरह खाली थी। इमरान तिपाही पर पड़े हुए फोन की तरफ बढ़ गया और फोन को देखते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। फोन पर मेमोरी मौजूद थी। इमरान को शायद पहले ही उसकी तवक्को थी, क्योंकि इन दिनों जदीद होटलों में मेमोरी वाले फ़ोन ही इस्तेमाल होते थे, ताकि पैसेंजर की अदम मौजूदगी में कोई फ़ोन आए तो पैगाम रिकॉर्ड करने का कौशल खुद ब खुद कॉल करने वाले को मिल जाता है और उसका पैगाम मेमोरी में महफूज हो जाता है। इसी तरह यहाँ से खींची जाने वाली कॉल भी मेमोरी में उस वक्त तक महफूज रहती है जब तक उसे बाकायदा वॉश न किया जाए। इमरान ने फ़ोन के मुख्तलिफ बटन दबाए तो एक कॉल की निशानदेही होना शुरू हो गई। ये कॉल उसी फ़ोन से की गई थी। इमरान ने एक बार फिर मुख्तलिफ बटन प्रेस किए तो कॉल के अल्फाज स्क्रीन पर उभरने शुरू हो गए। इमरान खामोश खड़ा उन्हें देखता रहा। कॉल किसी जैगर को की गई थी। थोड़ी देर बाद जब कॉल खत्म हो गई तो इमरान ने मुख्तलिफ बटन मजीद दबाए तो स्क्रीन पर वो नंबर आ गया जहां ये कॉल की गई थी। इमरान ने फ़ोन ऑफ किया और फिर फ़ोन के निचले हिस्से में मौजूद बटन प्रेस करके उसने उसे डायरेक्ट किया और रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इंक्वायरी प्लीज। राब्ता कायम होते ही एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। होटल एवरशाइन से डिप्टी डायरेक्टर सेंट्रल इंटेलिजेंस ब्यूरो बोल रहा हूँ, इमरान ने लहजे को बावकार और सख्त बनाते हुए कहा। यस सर, हुक्म सर, दूसरी तरफ से मुअद्दिबाना लहजे में कहा गया। एक फ़ोन नंबर नोट करो और चेक करके बताओ कि ये फ़ोन नंबर किसके नाम से और कहाँ नस्ब है, और ये भी सुन लो कि ये इंतहाई अहम सरकारी मामला है, इसलिए कोई कोताही नहीं होनी चाहिए। इमरान ने सख्त लहजे में कहा। कोई कोताही नहीं होगी सर, दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने स्क्रीन पर आने वाला वो फ़ोन नंबर बता दिया जहां कॉल की गई थी। मैं चेक करती हूँ सर, दूसरी तरफ से कहा गया और फिर लाइन पर खामोशी तारी हो गई। इमरान ने कॉल करते हुए होटल का रेफरेंस दिया था, क्योंकि उसे मालूम था कि वो पहले ये मालूम करेगी कि फ़ोन कहाँ से किया जा रहा है। हेलो सर। थोड़ी देर बाद इंक्वायरी ऑपरेटर की आवाज़ सुनाई दी। यस, इमरान ने कहा। जनाब, ये नंबर जैकर के नाम पर बंदरगाह पर वाक़ा होटल रेड सी में नस्ब है, इंक्वायरी ऑपरेटर ने जवाब दिया। क्या अच्छी तरह चेक कर लिया है? इमरान ने कहा। हालांकि जैगर का नाम सुनकर उसकी तसल्ली हो गई थी कि इंक्वायरी ऑपरेटर ने दुरुस्त चेकिंग की है, लेकिन उसने जानबूझकर यह फिक्रा कहा था ताकि इंक्वायरी ऑपरेटर पर रौब कायम रहे और वो जैगर को फ़ोन करके इत्तला न दे दे। यस सर, दोबारा चेक किया है, दूसरी तरफ से कहा गया। अब ये कहने की ज़रूरत तो नहीं कि इट इज़ स्टेट सीक्रेट, इमरान ने सरद लहजे में कहा। मैं अपनी जिम्मेदारी समझती हूँ सर, इंक्वायरी ऑपरेटर ने कहा तो इमरान ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। तुमने रेड सी होटल देखा हुआ है? इमरान ने मुड़कर टाइगर से कहा। जी हाँ, एक छोटा सा होटल है बंदरगाह पर, टाइगर ने जवाब दिया। उस हैरी ने यहाँ से जैगर को कॉल की है
और उसको असवान के रॉबर्ट का हवाला देकर उससे कहा कि वो उसे काफिरिस्तान फौरन भिजवाने का इंतजाम कर सकता है या नहीं, जिस पर जैकर ने कहा कि ऐसा कल हो सकेगा, आज नहीं। उसके बाद हैरी ने उसके पास पहुंचने की बात करके कॉल खत्म कर दी। इसका मतलब है कि वो इस वक्त भी वहां मौजूद है और यकीनन यहाँ उसने मेकअप तब्दील कर लिया होगा, इसलिए वो चाबी साथ ले गया, क्योंकि चाबी देते वक्त उसे खदशा था कि काउंटर गर्ल उसका मुख्तलिफ रूप देखकर चौंक न पड़े। इमरान ने कहा, फिर उसे चेक कर लेते हैं बॉस। टाइगर ने कहा, हो सकता है उसने नाम भी तब्दील कर लिया हो। उस जैकर को पकड़ना होगा। मैं जवाना को वहां भेज देता हूँ, तुम भी वहां पहुंच जाओ और उस जैकर को वहां से इस अंदाज में अगवा करके राना हाउस पहुंचाओ कि होटल वालों को उसके अगवा का इल्म ना हो सके। इमरान ने कहा तो टाइगर ने इस बात में सर हिला दिया। कर्नल सोबर्स इस वक्त होटल रेडसी के एक कमरे में बैठा टीवी पर फिल्म देख रहा था। उसने अपना मेकअप तब्दील कर लिया था और अब नए मेकअप में वो कारमन नजाद था। गोस के पास इस नए मेकअप के बारे में भी कागजात मौजूद थे और इन कागजात की रूह से उसका नाम रॉबर्ट था, लेकिन चूंकि उसने स्मगल होकर पाकिस्तान से काफिरिस्तान पहुंचना था, इसलिए ये कागजात उसके काम न आ सकते थे। रात को उसने लॉलिका, रिचर्ड और नॉर्मन के जरिए नेशनल लाइब्रेरी में रेड करके वहां से 10 अफराद को हलाक करके SS क्रूज मिसाइल की फाइल रिकॉर्ड रूम से निकाल ली थी और फिर वो सब बगैर किसी के सामने आए वहां से वापस उस मजाफाती कॉलोनी की कोठी में पहुंच गए। क्योंकि एक्रीमिया के लिए फ्लाइट सुबह को जानी थी, इसलिए उन्होंने फोन करके लॉलिका, रिचर्ड और नॉर्मन के लिए टिकटें बुक करा ली थी। कर्नल सोबर्स इसलिए साथ नहीं जाना चाहता था कि अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस या सीक्रेट सर्विस को कोई इत्तला पहुंची भी होगी तो उसके बारे में पहुंची होगी और हो सकता है कि एयरपोर्ट पर निगरानी हो रही हो या हर मुसाफिर की तलाशी ली जाए। इसलिए उसने लॉलिका और उसकी निगरानी के लिए रिचर्ड और नॉर्मन को भेज दिया था। फिर फोन करके उसने मेन टैक्सी स्टैंड से टैक्सी मंगवा ली थी और लॉलिका, रिचर्ड और नॉर्मन तीनों टैक्सी पर बैठकर एयरपोर्ट पहुंच गए थे। फिर वहां से रिचर्ड ने फोन करके उसे इत्तला दी थी कि उन्होंने एक आदमी को एयरपोर्ट पर मार्क किया है, उनकी तरफ मुतवज्जे है और यूं लगता है कि उसे किसी खास आदमी की तलाश है। कर्नल सोबर्स ने उन्हें मजीद मोहतात रहने का कह दिया था और फिर उसे दोबारा फोन मिला। ये फोन लॉलिका की तरफ से था। लॉलिका ने पाकिस्तान के बाद आने वाले तैयारी के पहले स्टॉप के एयरपोर्ट से उसे फोन किया था और उसने बताया था कि उसकी क्या किसी की भी तलाशी नहीं ली गई और वो फाइल समेत यहाँ पहुंच गए हैं। तो कर्नल सोबर्स ने उसे बताया कि वो भी कोठी छोड़कर होटल में शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ अकेले रहकर वो किसी को मशकूक नहीं करना चाहता था, इसलिए वो नाराक पहुंचकर उसे ट्रांसमीटर पर इत्तला दे। उसके बाद कर्नल सोबर्स ने फोन करके टैक्सी स्टैंड से अपने लिए टैक्सी मंगवाई और उसमें बैठकर वो होटल एवरशाइन पहुंच गया। इस होटल के बारे में उसे बताया गया था कि यहाँ गैर मुल्की काफी तादाद में आते जाते रहते हैं, इसलिए वो इस होटल में मशकूक ना होगा। वहाँ कमरा लेकर उसने सबसे पहले तो अपना नया मेकअप तब्दील किया और फिर उसने होटल रेडसी के मालिक व मैनेजर जैगर को एक टिप के हवाले से कॉल करके उससे पाकिस्तान से बहरी रास्ते के जरिए काफिरिस्तान पहुंचने की बात की। जैगर ने उसे बताया कि आज रात ऐसा मुमकिन नहीं है, अलबत्ता कल रात फुल प्रूफ बंदोबस्त हो सकता है। चुनांचे इस दौरान कर्नल सोबर्स ने रेडसी होटल में ही रहने का फैसला कर लिया ताकि वो किसी तरह भी मशकूक ना हो। चूंकि वो मेकअप तब्दील कर चुका था, इसलिए अब तब्दील शुदा मेकअप में वो काउंटर पर कमरे की चाबी देने ना जा सकता था। इसलिए चाबी जेब में डाले और बैग उठाए वो होटल से बाहर आ गया और फिर टैक्सी में बैठकर पहले वो मेन मार्केट गया और वहाँ टैक्सी छोड़कर वो मार्केट में घूमता फिरता रहा। उसके बाद उसने नई टैक्सी ली और होटल रेडसी पहुंच गया। इस तरह वो हर किस्म की चेकिंग और शक व शुबा से बालातर रहना चाहता था और वैसे भी ये सारी एहतियातें उसके मिजाज का हिस्सा थी। यहाँ पहुंचकर उसने जैगर से मुलाकात की और जैगर ने उसे बताया कि उसने जो टिप दी थी, जैगर ने उससे फोन पर बात की थी और उसने इस टिप को ओके किया है, इसलिए वो काम करने के लिए तैयार है और ये काम आज रात भी हो सकता है। जैगर ने उसे बताया कि उसने कल रात की बात उसके टालने के लिए की थी, अलबत्ता उसे इंतजार करने में 2 घंटे लग जाएंगे और वो एक खुफिया लॉन्च में उसके साथ काफिरिस्तान जाएगा। चुनांचे इन 2 घंटों के लिए उसने कर्नल सोबर्स को ये कमरा दे दिया था और ये 2 घंटे गुजारने के लिए कर्नल सोबर्स टीवी देखने में मसरूफ था। थोड़ी देर बाद फोन की घंटी बज उठी तो कर्नल सोबर्स ने रिमोट कंट्रोल के जरिए टीवी की आवाज बंद की और फिर रिसीवर उठा लिया। यस, रॉबर्ट बोल रहा हूँ, कर्नल सोबर्स ने कहा। जैगर बोल रहा हूँ, तमाम इंतजामात मुकम्मल हो गए हैं। मेरा खास आदमी टोनी आपको लेने के लिए आ रहा है, आप उसके साथ आ जाए ताकि हम काफिरिस्तान रवाना हो सके। दूसरी तरफ से जैगर की आवाज सुनाई थी।
कोई चेकिंग वगैरह तो रास्ते में नहीं होगी? कर्नल सोबर्स ने पूछा। ओ नहीं, यहाँ से काफिरिस्तान तक मामला क्लियर कर दिए गए हैं, आप बेफिक्र रहे, दूसरी तरफ से कहा गया। तो कर्नल सोबर्स ने ओके कहकर रिसीवर रख दिया। फिर उसने रिमोट कंट्रोल उठाकर टीवी बंद कर दिया। चंद लम्हों बाद दरवाजे पर दस्तक की आवाज सुनाई दी तो कर्नल सोबर्स ने उठकर दरवाजा खोल दिया। मेरा नाम टोनी है जनाब, बॉस ने आपको कॉल किया होगा, बाहर मौजूद आदमी ने मुअद्दिबाना लहजे में कहा। हाँ, कहाँ जाना है? कर्नल सोबर्स ने पूछा। यहाँ से जीप में सोनाक साहिल पर पहुँचना है, वहाँ खुसूसी लॉन्च मौजूद है और बॉस भी वहाँ मौजूद है, वो आपके साथ जाएंगे, टोनी ने कहा। तो कर्नल सोबर्स ने असबात में सर हिला दिया और फिर मुड़कर उसने एक तरफ रखा हुआ अपना बैग उठाया और कमरे से बाहर आ गया। टोनी ने दरवाजा बंद किया और उसे साथ लेकर होटल से बाहर आ गया। यहाँ एक बड़े पहियों और चौड़े टायरों वाली मखसूस जीप मौजूद थी। कर्नल सोबर्स जानता था कि यह बार गोरमा नामी मखसूस जीप है जो रेत पर भी उतनी ही आसानी से चल सकती है जितनी आम जीप पुख्ता सड़क पर चलती है। क्या यह जीप जैगर की है? कर्नल सोबर्स ने जीप की साइड पर बैठते हुए टोनी से मुखातिब होकर कहा, जो ड्राइविंग सीट पर बैठ रहा था। यस सर, हमें बिजनेस के सिलसिले में रेत पर खासे फासले पर जाना पड़ता है, टोनी ने जीप को स्टार्ट करते हुए कहा। तो कर्नल सोबर्स ने असबात में सर हिला दिया और फिर जीप साहिल के साथ साथ रेत पर तकरीबन 1 घंटे तक दौड़ती रही। फिर एक मोड़ आते ही उन्हें दूर से एक बड़ी लॉन्च किनारे पर खड़ी नजर आने लग गई। जीप उस लॉन्च के करीब जाकर रुक गई तो कर्नल सोबर्स बैग उठाए नीचे उतर आया। लॉन्च में से लंबे कद और भारी जिस्म का जैगर भी उतर आया था। लॉन्च में 2 आदमी और थे। टोनी, तुम जीप लेकर वापस जाओ, मैं साहब को काफिरिस्तान पहुंचाकर वापस आ जाऊंगा, तुमने इस दौरान हर तरह का ख्याल रखना है, जैगर ने टोनी से कहा। यस बॉस, आप बेफिक्र रहें, टोनी ने मुअद्दिबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सुनो, अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो तुमने कोई बात नहीं बतानी, कर्नल सोबर्स ने टोनी से मुखातिब होकर कहा। आप बेफिक्र रहें जनाब, टोनी इस मामले में बेहद जिम्मेदार आदमी है, जैगर ने कहा। तो कर्नल सोबर्स ने असबात में सर हिला दिया। फिर टोनी जीप लेकर वापस चला गया तो कर्नल सोबर्स लॉन्च में सवार हो गया। जैगर भी सवार हो गया। लॉन्च खासी जदीद थी। जैगर के हुक्म पर लॉन्च स्टार्ट हुई और तेजी से समंदर की अंदरूनी तरफ को बढ़ती चली गई। आप नीचे कैबिन में चले जाएं, वहाँ शराब भी मौजूद है, हम 4 घंटों के अंदर अंदर काफिरिस्तान पहुँच जाएंगे, जैगर ने कहा। तो कर्नल सोबर्स के सर हिलाने पर एक आदमी उसे साथ लेकर नीचे बने हुए कैबिन में आ गया। यहाँ बेड भी था और कुर्सियाँ मेजें भी एक तरफ मौजूद थी जिस पर मुख्तलिफ ब्रांड की शराब की बोतलें मौजूद थी। वो आदमी कर्नल सोबर्स को वहाँ छोड़कर वापस ऊपर चला गया। कर्नल सोबर्स इत्मीनान से एक कुर्सी पर बैठ गया। अभी उससे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि उसकी जेब में मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर की सीटी सुनाई दी तो उसने चौंक कर जेब में हाथ डाला और ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, लॉलिका कॉलिंग ओवर, लॉलिका की आवाज़ सुनाई दी। यस, सोबर्स बोल रहा हूँ, ओवर, कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। उसने जानबूझकर कर्नल का लफ्ज ना बोला था क्योंकि इस तरह जैगर और उसके साथी भी खौफजदा हो सकते थे कि उसका ताल्लुक गैर मुल्की मिलिट्री से है, जबकि वैसे भी उसका कोई ताल्लुक मिलिट्री से ना रहा था। ये उसकी एजेंसी डबल रेड का मखसूस इंतजाम था कि वहाँ मिलिट्री रैंक्स को साथ इस्तेमाल किया जाता था। उसका चीफ जनरल था जबकि वो कर्नल और उसका नायब कैप्टन, क्योंकि इस तरह उनके नामों का रौब पड़ जाता था। विक्ट्री सोबर्स, मैं ठीक ठाक नाराक पहुंच गई हूँ और यहाँ मैंने चीफ को कॉल करके बता दिया है। चीफ ने हुक्म दिया है कि मैं कारसी का सिफारत खाने जाकर उसके सेकंड सेक्रेटरी को फाइल दे दूँ। वो मुझे बड़ी मालियत के करेंसी नोट का निस्फ हिस्सा देगा जिस पर नंबर के और एसएस छपा हुआ होगा। फिर यह निस्फ नोट मैं हेडक्वार्टर पहुंचा दूं। चुनांचे में कारसी का सिफारत खाने गई, वहाँ सेकंड सेक्रेटरी थॉमसन को फाइल दे दी। उसने मुझे निस्फ नोट दिया जो मेरे पास है। मैं अब कल असवान जाऊंगी, ओवर, लॉलिका ने तफसील बताते हुए कहा। गुड, इसका मतलब है कि यह मिशन मुकम्मल हो गया। वेरी गुड, ओवर, कर्नल सोबर्स ने इंतहाई मसरत भरे लहजे में कहा। तुम कहाँ हो और क्या कर रहे हो? ओवर, लॉलिका ने कहा। तुम्हारा क्या ख्याल है मैं क्या कर रहा हूँगा? ओवर, कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए कहा। किसी मकामी लड़की को लिए पड़े होगे, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया तो कर्नल सोबर्स बेख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुझे मालूम था कि तुम यही कहोगी। मैं इस वक्त एक लॉन्च में मौजूद हूँ और काफिरिस्तान जा रहा हूँ, ओवर, कर्नल सोबर्स ने हंसते हुए जवाब दिया। कोई गड़बड़ तो नहीं हुई, ओवर, लॉलिका ने पूछा। नहीं, ओवर, कर्नल सोबर्स ने जवाब दिया। ओके, फिर कब पहुंचोगे असवान?
ऊपर लॉलिका ने कहा, कल मैं किसी भी फ्लाइट से नाराग और फिर नाराग से असवान, ज्यादा से ज्यादा कल शाम को मैं तुम्हारे पास होऊंगा। ओवर कर्नल सोबर्स ने कहा, ओके, मैं शिद्दत से तुम्हारा इंतजार करूंगी। ओवर एंड ऑल, लॉलिका ने कहा तो कर्नल सोबर्स ने मुस्कुराते हुए ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। फार्मूले की फाइल पहुंच जाने की खबर ने उसे वाकई बेहद मसरत बख्शी थी। इमरान दानिश मंजिल के ऑपरेशन रूम में पहुंचा तो ब्लैक जीरो एहतरामान उठ खड़ा हुआ। बैठो, सलाम दुआ के बाद इमरान ने कहा और अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठ गया। ब्लैक जीरो भी अपनी कुर्सी पर बैठ गया। कोई रिपोर्ट? इमरान ने कहा। नहीं, पूरी टीम उन लोगों को तलाश कर रही है। आप गए थे शाह कॉलोनी, क्या हुआ? ब्लैक जीरो ने कहा तो इमरान ने उसे शाह कॉलोनी से एवरशाइन होटल तक होने वाली सारी पेशरफ्त बता दी। ये तो तय हो गया कि फाइल पाकिस्तान से निकल चुकी है। ब्लैक जीरो ने होंठ चबाते हुए कहा। हाँ, इमरान ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठाकर तेजी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। राना हाउस। दूसरी तरफ से जोसेफ की आवाज सुनाई दी। अली इमरान बोल रहा हूँ। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, जवाना से कहो कि वो कार लेकर बंदरगाह पर वाक़े रेड सी होटल पहुंच जाए। टाइगर वहां पहले से मौजूद है। वहां उस होटल के मालिक और मैनेजर जैकर को उस तरह अगवा करके ले आना है कि होटल में किसी को इस बारे में मालूम ना हो सके। जब ये आदमी राना हाउस पहुंच जाए तो मुझे ट्रांसमीटर पर इत्तला देना। इमरान ने कहा, यस बॉस। दूसरी तरफ से कहा गया तो इमरान ने क्रीडल दबाया और फिर टोन आने पर उसने एक बार फिर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। जूलिया बोल रही हूँ। राब्ता कायम होते ही जूलिया की आवाज सुनाई दी। X2। इमरान ने X2 के मखसूस लहजे में कहा, यस सर। दूसरी तरफ से इस बार इंतहाई मुअद्दबाना लहजे में कहा गया, इमरान ने टाइगर के साथ मिलकर उन्हें ट्रेस कर लिया है। सफदर ने जिस औरत और मर्दों को मशकूक समझकर उनकी निशानदही की थी वही असल मुजरिम थे। वो फाइल लेकर निकल गए हैं। अलबत्ता वो आदमी जिसका हुलिया बताया गया था वो अभी पाकिस्तान में है और इमरान और टाइगर उसके पीछे हैं। इसलिए तुम सफदर और बाकी टीम को उनकी तलाश से रोक दो। इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। लेकिन फाइल को भी तो वापस लाना होगा, जूलिया ने कहा। अभी इस सिलसिले में आला हुकाम से बात होगी और फिर फैसला किया जाएगा, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। आप वहाँ रेड सी होटल जाकर उसको पकड़ लेते। आपने अचानक फैसला क्यों बदल दिया? ब्लैक जीरो ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। वो तरबियत याफ्ता आदमी है। उसने जिस अंदाज में नेशनल लेबॉर्ट्री में वारदात की है और जिस अंदाज में वो काम कर रहा है उस पर तशद्दुद करने का कोई फ़ायदा ना होगा। अलबत्ता उसे ट्रेस करके उसको चेक किया जाए तो किसी ट्रांसमीटर कॉल या टेप फोन के जरिए ये मालूम हो सकता है कि फ़ाइल को कहाँ पहुँचाया गया है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, आपने मुझे बताया था कि इसके पीछे इसराइल है, तो ला महल्ला ये फाइल इसराइली पहुँचेगी। ब्लैक जीरो ने कहा। हाँ, वैसे तो मैंने जो मालूमात हासिल की हैं उनके मुताबिक इस फाइल की कॉपी किसी सूरत नहीं हो सकती, लेकिन इसराइल के पास हो सकता है कोई ऐसी मशीनरी हो जिसके जरिए वो इसकी कॉपी कर सकते हो। ऐसी सूरत में मामलात को और अंदाज में डील करना होगा, इमरान ने कहा। और अंदाज में क्या मतलब? ब्लैक जीरो ने हैरत भरे लहजे में कहा। यह फार्मूला शुक्रान का है। वैसे तमाम सुपर पावर्स स्पेशल क्रूज मिसाइल तैयार कर रही हैं, लेकिन उन्होंने ऐसे मिसाइलों को इंतहाई खुफिया रखा हुआ है। हत्ता के सरदावर के मुताबिक एक्रीमिया ने स्पेशल क्रूज मिसाइल का फार्मूला इसराइल को भी नहीं दिया। पाकिस्तान जो मिसाइल तैयार कर रहा है उसका कोई तोड़ नहीं है। ये मिसाइल हर सूरत में टारगेट को हिट करता है और तमाम दिफाई निज़ामों से बच निकलने की कुव्वत रखता है। जब इसराइल के पास ये फाइल पहुंचेगी तो फिर दो सूरतें सामने आ सकती हैं। एक तो ये कि इसराइल इसकी कॉपी करके फार्मूला वापस कारसिका या स्वान भिजवा दे ताकि पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस इसराइल का रुख ना करे और कारसिका या स्वान में काम करके फाइल वापस ले जाए और मुतमईन हो जाए। दूसरी सूरत ये कि उसकी कॉपी नहीं हो सकती तो इसराइल खुफिया तौर पर इसे अपनी किसी मिसाइल लेबॉर्ट्री में भिजवा दे और एक तो ऐसा मिसाइल तैयार कराए और दूसरा इसका एंटी तैयार कराए ताकि अगर पाकिस्तान ऐसे क्रूज मिसाइल किसी मुस्लिम रियासत को दे दे और वो उसे इसराइल पर फायर करे तो इसराइल उसका तोड़ कर सके और खुद इसराइल इस क्रूज मिसाइल के जरिए मुस्लिम ममालिक या पाकिस्तान पर हमला कर सके। पाकिस्तान पर हमले के लिए वो उसे काफिरिस्तान की तरफ से भी फायर कर सकता है। तीसरी सूरत एक और भी है। मैंने सरदावर से कहा था कि वो शुक्रान के साइंसदानों से बात करे कि अगर इस फार्मूले में कोई ऐसी तब्दीली की जा सकती है कि जिससे अगर इसराइल इसका एंटी बना भी ले तो उसे पाकिस्तान पर इस्तेमाल ना किया जा सके। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर कम अज़ कम पाकिस्तान को तो फौरी तौर पर महफूज किया जा सकता है।
फिर इत्मीनान से असवान, कार्सिका और इसराइल से निपटा जा सकता है। इमरान ने तफसील से बात करते हुए कहा तो ब्लैक जीरो ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन आधे घंटे बाद अचानक इमरान की जेब में मौजूद स्पेशल ट्रांसमीटर की मखसूस सिटी की आवाज सुनाई दी तो इमरान ने चौंक कर जेब में हाथ डाला और ट्रांसमीटर निकालकर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो, टाइगर कॉलिंग, ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई थी। यस, अली इमरान बोल रहा हूँ। क्या बात है, क्यों कॉल की है? ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा, बॉस, जैगर किसी खुसूसी लॉन्च पर काफिरिस्तान गया है। उसके साथ एक गैर मुल्की भी है जिसका नाम रॉबर्ट बताया गया है। ये लॉन्च अब से 1.5 घंटा बाद काफिरिस्तान के साहिल रामाजी के वीरान स्पॉट कांटो पहुंचेगी और ये रॉबर्ट वही हमारा मतलूबा आदमी है। ओवर। टाइगर ने कहा, कैसे मालूम हुआ है ये सब कुछ? ओवर। इमरान ने सख्त लहजे में कहा,